हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय आईएएस इंस्टीट्यूट एंड यूपीएससी तूफान। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट, जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 2 में पार्ट 10th। सो बजट के अभी तक 9 पार्ट हो चुके हैं, ये 10वां पार्ट है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी सीएससी मेंटरशिप के लिए 24-25 आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एंड PSIR लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के लिए भी आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके डेमो सेशंस पूछ सकते हैं। उसमें मैं आपको डेमो दूंगा और हम डिस्कस करेंगे आपका जो भी शेड्यूल होगा, आपके जो भी स्पीड ऑफ लर्निंग है, जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं, आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके लर्निंग स्किल्स कहाँ तक है, बेसिक लेवल तक है, एडवांस लेवल तक है। पूरा असेसमेंट करने के बाद में आप पूरा सेटिस्फाई होने के बाद लेट अस गो अहेड। ठीक है, चलिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं पहली बार, याद ये रखना है आपको, मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट में बना के ऑलरेडी रखा हूँ। सो प्लेलिस्ट में जाइए और उस हिसाब से आप पूरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मेरे वीडियो चैनल पे देखेंगे तो आपको कभी यूपीएससी इंटरव्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा, कभी इकोनॉमिक शॉर्ट्स का क्वेश्चन मिलेगा, कभी बजट का मिलेगा, कभी इंटरनेशनल करंट अफेयर का मिलेगा, कभी मेरे स्टेट तेलंगाना का करंट अफेयर मिलेगा। तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। सो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप एक काम करिए, पूरे लेक्चर्स हाई क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, आप पूरे लेक्चर्स आराम से मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो आप जब भी मेरे चैनल पे जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाके आप कौन सी प्लेलिस्ट पे आप देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, एक के बाद एक पूरे लेक्चर्स आप सुनिए। बेसिकली यूपीएससी की जो इंडियन इकोनॉमिक प्रीलिम्स का मेन सीरीज चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2024 प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। सो मेक श्योर दैट आप एक भी लेक्चर इसमें से मिस नहीं करें, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टैटिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं और उसके ऊपर मैं करंट अफेयर्स भी आपको बताते रहूँगा। करंट अफेयर्स MCQ सीरीज हम फरवरी से शुरू करेंगे। ओके, वो मैराथन सीरीज रहेगी जो कि मई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए। सो अभी हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो लेक्चर क्या है अपना? लेक्चर नंबर 2 जो कि बजट है, उसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट 10th। तो आज का लेक्चर है पार्ट 10th। बहुत इंपॉर्टेंट है बजट। अगर आपको फरवरी 1st वर्किंग डे में जो बजट रिलीज होने वाला है 2024 का, अगर वो बजट समझना है तो मेरे पूरे के पूरे अगर आप पार्ट्स नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप सिर्फ बट्टी करके रह जाएंगे, उससे कुछ आपको एक प्रॉपर एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग बजट और वर्किंग ऑफ आवर कंट्री नहीं पता चलेगी। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन ये है, क्या अभी जो हमारा बजट है, जिस तरीके से हम बजट प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से हम टैक्सेस अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, क्या ये चीज़ें मॉडर्न टाइम्स में ही इवॉल्व हुई है? क्या इसका कुछ रिलीवेंस हमारे मिडिवल टाइम्स या एंशिएंट टाइम्स या ब्रिटिश के ज़माने में इसका रिलीवेंस कुछ है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का जो बजट है हमारा, जिसमें हम अलग अलग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और हम स्टेट को भी परमिशन देते हैं कि आप भी ये टैक्सेस कलेक्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट भी ये सारे टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ये सारे टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली अभी को जो टैक्सेशन रहो या बजट का सिस्टम रहो, क्या ये आज़ादी के बाद इवॉल्व हुआ है? क्या ये मॉडर्न टाइम्स 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ है? क्या इसका रिलेवेंस पीछे मिडिवल टाइम्स में था या ब्रिटिश के ज़माने में था या नहीं था? उसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है। जो हमारा अभी टैक्सेशन सिस्टम है ये नया कुछ नहीं है, ये 1000 साल से जीवित है, लाइवली है, वहाँ से चलते हुआ आ रहा है। तो आईवीसी के बाद में आर्यन सिविलाइजेशन, फिर मौर्यन सिविलाइजेशन, फिर गुप्तन सिविलाइजेशन, फिर हर्षा, फिर कनिष्का, फिर उसके बाद में मिडिवल टाइम्स, फिर ये सल्तनट्स, उसके बाद में मुगल्स, उसके बाद में ब्रिटिश। तो ये पूरी एवोल्यूशन हुई है टैक्सेशन की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है ऐसा नहीं है कि आज ही आ गया पूरा, या हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स लिख दिए हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, तो उसका प्रूफ यही है कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है
टैक्सेशन इन मॉडर्न एंशंट इंडिया, टैक्सेशन इन एंशंट इंडिया अच्छे से देखिए, ज़्यादा डीप में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट पूछ सकते हैं क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में टर्मिनोलॉजीज पूछते हैं कि एंशंट टर्मिनोलॉजीज और उसको इंग्लिश में क्या कन्वर्ट करके हम बुलाते हैं, तो इसलिए भी हमें पता होना होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। जो कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं, और यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करेंगे। ओके, कस्टम ड्यूटीज़ का you know that very well, custom duties are nothing but the duties which are imposed on imports and exports. ओके, फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदना या फॉरेन कंट्रीज को कुछ भेजना। ओके, फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदना या फॉरेन कंट्रीज को भेजना या उनको बेचना, आप कुछ भी बोलिए। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुनिए। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। अगर मैं आपको कुछ आर्टिकल देता हूँ तो मुझे आप रिटर्न में पैसे देंगे, ठीक है, ये हुआ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस अमॉन्ग गुड्स होता है कि गुड्स का मतलब है मैं आपको कैमरा बेचूंगा, आप मुझे पैसे देंगे। ट्रांजैक्शन अमॉन्ग सर्विस होता है, आप मेरी मेंटरशिप खरीदेंगे, ठीक है, और मैं आप मेरी मेंटरशिप खरीदेंगे और मुझे पैसे देंगे, तो मेरे से मेंटरशिप लेंगे, मैं आपसे पैसे लूँगा, तो ये हुआ है ट्रांजैक्शंस। सो जो भी अपनी कंट्री, अभी हम एग्जाम्पल इंडिया के लेंगे, इंडिया के जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन का मतलब मीन्स फॉरेन कंट्रीज का ट्रांजैक्शंस होते हैं, या कोई चीज़ हम खरीदें उनसे या कोई चीज़ हम उनको बेचें, तो ये ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। और इसे हम ये भी बोलते हैं कि ट्रांस बाउंड्री ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो हम बाउंड्री पार करके ये खरीदारी कर रहे हैं और बेचना खरीदना कर रहे हैं, इसलिए ट्रांस बोलते हैं। जब भी हम एक टेरिटरी के से दूसरी टेरिटरी में जाते हैं और दूसरी टेरिटरी में जाते हैं तो हम ट्रांस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ट्रांस बाउंड्री जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी खरीदारी होती है, जो भी बेचना होता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, उसको हम बोलेंगे कस्टम्स। ओके, फॉरेन ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए टैक्स विल बी लिविड, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी, हम बोलते हैं इस तरीके से। अगर हम टैक्स, अगर हम जो भी खरीदते हैं बाहर के कंट्रीज से, टैक्स वो आर्टिकल्स पे लगेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे। जब हम बेचते हैं तो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं हम। रिमेंबर दिस पॉइंट। छोटे छोटे चीज़ें आपको तो पता ही है, मैं इतना जल्दी से लेक्चर ख़त्म नहीं करता हूँ, तो बेसिकली आपका काम यही है कि आप सुकून से सुने लेक्चर्स, क्योंकि यूपीएससी छोटी चीज़ तो है नहीं, आपको पता ही है। 5 लाख 10 लाख लोग लिखते हैं, अब तो उसकी और भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जितना अवेयरनेस लोगों में आएगा उतने कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आप इसमें मास्टर नहीं करते हैं सब्जेक्ट्स में, आपकी यूपीएससी नहीं होगी। इसलिए ही ये बोलते हैं पूरे टॉपर्स की एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी में? क्या ये एनसीईआरटी में बोलिए? एनसीईआरटी में आपको बेसिक्स मिलते हैं। बेसिक्स का मतलब है यही मिलते हैं। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें तो बेसिक्स होते नहीं हैं। जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं तो वो तो कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उतना टाइम भी नहीं होगा उनको, फिर आवर्स का रेस्ट्रिक्शंस होगा, लिमिटेशंस होगा, तो फिर थोड़े थोड़े चीज़ें स्किप भी होते रहेंगे, थोड़े थोड़े चीज़ें समझाएंगे भी, तो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो मेरा एक ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में हर बच्चा अगर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड कुछ भी उसको समझना हो तो मेरे चैनल पे वो देख सकता है, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ हर चीज़। तो आप भी आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, ठीक है। सो जो हम खरीदते हैं बाहर के कंट्रीज से, उस पर लगेगी एक टैक्स, उससे बोलेंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी। जो हम बेचते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे एक लगेगी ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ड्यूटी हम कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया और फॉरेन कंट्री से जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसको और एक वे में भी बोलते हैं इंडिया एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW भी बोलते हैं। तो कभी भी आपको बुक में ROW अगर दिखा तो आप समझ जाना कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है? दुनिया की कौन सी भी कंट्री से अगर हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर एक टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी। अगर हम खरीदते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, अगर हम किसी को बेचते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो क्या ये चीज़ आज ही मॉडर्न टाइम्स में इवॉल्व हुई है या इजाद हुई है या बॉर्न हुई है? नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं था।
एंशियंट इंडिया में भी कस्टम ड्यूटी उसको बोला गया था, शुल्का। ठीक है, वही इंपोर्ट ड्यूटी जो खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं इंडिया में, जो गुड्स आ रहे हैं, प्रवेश करना, आना। प्रवेश करना का मतलब है आना, तो तभी भी इंपोर्ट ड्यूटी को प्रवेशा बोलते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी थी जब, ओके, निश्रम्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी थी जब निश्रम्या, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो जो हमारे पास अभी भी इंडिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फॉरेन ट्रांजैक्शन है, 3 के 3 आपको एंशिएंट इंडिया में भी मिलते हैं। उसके बाद में अपने पास ऑक्ट्राई भी है। ऑक्ट्राई का मतलब है एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स का मतलब है, जब देखिए हम मेरे समझिए कि दुबई से या यूके से तेलंगाना में कुछ आया, तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। खैर वो बात हम नहीं करेंगे। अब तेलंगाना में आने के बाद में वो अब हमारे हैदराबाद सिटी में जब आता है, तो हमारी एक लोकल एक जीएचएमसी है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो लोकल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। जब वो प्रोडक्ट लोकल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो लोकल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है जिसका नाम है ऑक्ट्राई। नथिंग बट इसको हम एंट्री टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप एक लोकल एरिया में आए हैं और वो लोकल एरिया को एक गवर्नमेंट चल रही है इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल बॉडी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उनसे वो भी एक टैक्स खरीद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्ट्राई। टोल टैक्स के बारे में तो आपको पता ही है, आज के दिन भी है। रिसेंटली अटल सेतु ब्रिज बनाया गया है मुंबई टू, ओके, कौन सा की और एक एरिया मुझे याद नहीं आ रहा है, मुंबई टू सी लिंक बनाया गया है, तो वहां पे टोल लगेगा। वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि आने के लिए 230 रुपये, जाने के लिए 400 रुपये, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। तो लोग बहुत बोल रहे हैं कि ये कहाँ से फ़ायदा हुआ। खैर वो बात तो अलग है कि गेट के जो टोल गेट्स जो होते हैं ना, वो ज़माने में भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं। और टोल गेट्स को बोलेंगे द्वारा बाहिरी कड़ेया। द्वारा का मतलब है डोर, बाहर से आना, द्वारा बाहरी कड़ेया। देखिए, जो टैक्सेस एंशिएंट इंडिया में थे, आज भी वो लिविंग में है। ट्रांजैक्शन टैक्स होता है व्याजी, ओके। ट्रांजैक्शन मीन्स कुछ भी आप ट्रांजैक्ट करो या इंडिया में बेचो, कहीं भी बेचो, एक्स्ट्रा टैक्स लगता था ट्रांजैक्शन टैक्स, उसे हम बोलेंगे व्याजी। और एक इसमें था माना व्याजी, ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर क्राउन गुड्स। मीन्स क्राउन गुड्स, जो महल के, जो राजा रानियों के जो भी गुड्स का ट्रांजैक्शन खरीदारी होती थी, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता था जिसका नाम था माना व्याजी। नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका नाम है व्याजी। जो क्राउन गुड्स, राजा रानियां, ओके, महलों के जो गुड्स के ट्रांजैक्शंस होते थे, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, माना व्याजी। शेयर ऑफ प्रोडक्शन तो पता ही है आपको, भागा, एक भाग देना, जितना भी आपके पास है एक भाग देना। अगर आप 1/6 शेयर देते हैं तो हम बोलेंगे शतभागा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रोडक्शन में एक भाग लैंडलॉर्ड को देना, तो वो हो गया भागा, या गवर्नमेंट को देना। अगर आप 1/6 देते हैं, 1/6 शेयर देते हैं, तो शतभागा, ठीक है। अगर आप टैक्स कैश में देते हैं, यहां पे क्या है, प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। मीन्स अगर 10 किलो राइस है, तो मैं उसमें से 2 किलो राइस गवर्नमेंट को दे दूंगा, या मैं एम्पायर को दे दूंगा, या मैं राजा को दे दूंगा, ठीक है, ये प्रोडक्शन में है। टैक्स अगर कैश में देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कारा। मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट ये बोलेगी भाई हमारे पास इतना सब राइस वीट रखने के लिए गोदाम बनाना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेनेंस करके फिर वहाँ पे लोग को रखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ऑफिसर्स को रखना पड़ेगा कि चोरी ना हो, रॉबरी ना हो हमारे पूरे जो भी आइटम्स की। तो हम ये सब नहीं करना चाहते हैं भाई, जितना भी आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है वो बेच दो, सालाना हमें एक 10,000 रुपये दे देना। तो इस तरीके से भी कैश लिया जाता था, बिकॉज क्यों गवर्नमेंट अननेसेसरी वेयर हाउस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर करे। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश। टैक्स इन कैश, कारा। टैक्स इन काइंड, जो कि राइस आप दे रहे हैं या टोमेटोज दे रहे हैं, या आप कुछ भी और बिना करेंसी के कुछ भी और अगर आप दे रहे हैं, उस हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे प्रतिकारा। टैक्स अगर कैश में देंगे तो कारा, टैक्स अगर काइंड में देंगे तो प्रतिकारा, ओके।
और लेबर सप्लाई के ऊपर एक टैक्स लगता था विस्टी। एक ज़माने में कॉन्ट्रैक्टर्स आज के ज़माने में भी गुत्तेदार होते हैं, वो लेबर सप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। इन द सेम वे जब भी कोई भी लेबर सप्लाई करता था कौन सी भी चीज़ के लिए, तब एक टैक्स लगता था जिसका नाम था विस्टी। सोल्जर सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और गुत्तेदार को एक उसके ऊपर एक टैक्स लगता था जिसका नाम था अयोध्या, उसका नाम था अयोध्या, ठीक है। उसके बाद में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज और टैक्सेस, देखिए कितना एडवांस था एंशिएंट इंडिया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब क्या है, इंडिया के रिलेशंस रोमन एम्पायर से थे, मेसोपोटामिया से थे, ओके, बाहर के पूरे कंट्रीज से थे। सो समटाइम्स ऐसा होता था, आज के ज़माने में चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में डंप होते रहते, बहुत सारे डंप होते रहते, राइट। तो वो डंपिंग होने के वजह से क्या हो रहा है, वो चाइना के प्रोडक्ट की सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो जा रही है, और जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतना कम प्राइस भी रहेगा। और जो हमारे इंडिजीनियस, जो हमारे जो प्रोडक्शन करने वाले इंडिया वाले हैं, वो compete नहीं कर पा रहे हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राइस रिलेटेड। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज प्राइस प्रेडेटर प्राइसिंग को रोकने के लिए एक्चुअली की जाती है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। आप इतना चीज़ याद रखिए, अगर कोई कंट्री से कंटिन्यूस डंपिंग होती है, मीन्स बिना रेगुलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, अनरेगुलेटेड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा। तो चाइना के प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लोग पूरे चाइना के ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स, इंडिया जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया वाले जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स लोग नहीं ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, तो इनके जो एक्सेसिव जब डंपिंग होती है किसी कंट्री से, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। वो लगने से क्या होगा, इंडिया का जो प्राइस है, एक मग का रहो, एक बॉटल का रहो, एक कुर्सी का रहो, इंडिया का जो प्राइस है वो चाइना के प्राइस को मैच हो जाए, ठीक है। तो वो जब गवर्नमेंट ऐसे डंपिंग के वजह से कुछ स्टेप्स लेके कुछ नया ड्यूटी लगाती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है ऑन द इंपोर्ट्स, तब हम बोलेंगे काउंटर। काउंटर का मतलब है आप एक्सेसिव डंपिंग कर रहे हैं ना, हम उसको काउंटर कर रहे हैं। काउंटर व्हीलिंग, व्हीलिंग का मतलब है आपके इफेक्ट से हम उसको छुपा रहे हैं, मीन्स जो प्राइसिंग कम हो रही है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। तो व्हील का मतलब है स्टॉप करना। सो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज आज भी लग रहे हैं, वो जमाने में भी वो लोग उतना सोच के रखे थे, ठीक है। और काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज एंशिएंट इंडिया में बोलते थे वैधरना, ठीक है, राइट। एक ज़माने में आज भी है रोड सेस, कभी भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक लाइफ टैक्स लेती है, उसका मतलब वही है रोड सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लेती है, तो वो ज़माने में भी रोड सेस लिया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्तानी। मोनोपोली टैक्स परिघा, मोनोपोली टैक्स मतलब कि मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर है, वो जो आइटम है सिर्फ एक ही आदमी बेचता है या एक ही ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है। तो ऑब्वियसली जब एक ही आदमी बेच रहा है या एक ही ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है और वो कोई और बेच नहीं सकता, तो इसकी मन में आए जैसा ये उसका प्राइस रखेगा, राइट। तो वेरी कॉमन है, इसलिए मोनोपोली को हम अवॉइड करते हैं। कौन सी भी कंट्री आजकल मोनोपोली कौन सी भी सेक्टर में नहीं है। मोनोपोली अगर है तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, बाकी के प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली हमें नहीं देखी जाती है। बट स्लोली क्या हो रहा है, टेली कम्युनिकेशन में ओके मल्टीपल प्लेयर्स होते थे एक ज़माने में, मीन्स हमारे जो एयरटेल जो भी BSNL हो ना, मल्टीपल प्लेयर्स होते थे। पहले एयरसेल भी था, टाटा डोकोमो भी था, ठीक है, हच भी था, वोडाफोन भी था, एयरसेल भी था, ओके, BSNL तो था ही था, फिर जियो भी था। तो 8-9 आपको टेलीकम्युनिकेशन वाले इंडस्ट्रीज दिखते थे, ओनर्स दिखते थे। अगर आप आज के ज़माने की बात करें, ये बहुत टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर छोटा छोटा होकर डुओपोली तक आ गया है, जहाँ पे 2-3 सेलर है बस। एक तो BSNL गवर्नमेंट की है, एयरटेल है, जियो है, बाकी का कुछ चल ही नहीं रहा है, ठीक है। सो टेलीकम्युनिकेशन में ये टेंडेंसीज देखे जाती है हमारी कंट्री में डुओपोली। अगर जियो के प्राइसिंग इतनी वो फिर से 200-300 रुपये में देना शुरू करे तो एयरटेल भी सर्वाइव नहीं करेगा, एयरटेल भी चले जाएगा हमारी कंट्री से, वो लोग भी बंद कर देंगे। तो अब बचेगा एक ही बचेगा, दैट इज़ मोनोपोली में सिंगल सेलर, दैट इज़ जियो। वो होता नहीं होता, नोबडी नोस अबाउट इट, ठीक है। तो मोनोपोली टैक्स पड़ेगा, तो जो मोनोपोली होते हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है पड़ेगा। यही आपको याद रखना है, इसलिए ही ये बता रहा हूँ। रॉयल्टी टैक्स प्रक्रिया, एक ज़माने में देखिए रॉयल्टी टैक्स इतना न्यू कॉन्सेप्ट हमें दिखता है, बट वो ज़माने में भी था। रॉयल्टी टैक्स का मतलब है कि अगर आप मेरी कुछ इन्वेंशन या मेरी कुछ इनोवेशन यूज़ करते हैं और यूज़ करके जो भी आप पैसा कमाते हैं, वो पैसे जितना भी कमाते हैं उसमें से अगर मुझे थोड़ा पार्ट पे कर देते हैं, तब लगेगा रॉयल्टी टैक्स।
जैसे कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है, जितने भी पॉलिटी के बुक उनकी बुक वो बेचेंगे उतना टैक्स कलेक्ट उतना रॉयल्टी टैक्स ओनर को लक्ष्मीकांत को दिया जाएगा बाई द पब्लिकेशन वालों से। टैक्स पेड इन काइंड बाई विलेजेस, पिंडा का मतलब है विलेज, कारा का मतलब है का टैक्स, तो वेरी कॉमन है। सो टैक्स पेड बाई विलेजेस इन काइंड दैट इज कॉल्ड एज पिंडा कारा। आर्मी का मेंटेनेंस टैक्स होता है सेना भक्तम, मीन्स भक्तम का मतलब भट्टा, आप ऐसा समझ सकते हैं, भट्टा आज का भट्टा क्या है, लाइक दैट। सेना मीन्स आर्मी, आर्मी का भट्टा देना जरूरी है। ओके, सो दैट आर्मी की फिर आर्मी के ट्रेन भी करना होगा, आर्मी के यूनिफॉर्म्स भी आएंगे, तो वो सब भी उनको भी खाना वाना देखना पड़ेगा। तो आर्मी बिकॉज राजा की जो आर्मी होती है, जो किंगडम की जो आर्मी होती है, वो सबको प्रोटेक्ट करती है। फिर उनका खर्चा कौन उठाना, ऑब्वियसली पब्लिक उठाना, बिकॉज किसी और से उनको बचा तो रहे हैं ना, राइट। सो आर्मी मेंटेन टैक्स भी लिया जाता था वो जमाने में, सेना भक्तम। सर चार्जेस, ओके, पर स्वाम, देखो एक जमाने में सर चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट था, सुनने में ही शॉकिंग लगता है, क्योंकि आज के ज़माने के ये बहुत रिलीवेंट इनइक्वालिटीज़ कम करने के लिए सर चार्जेस लगाए जाते हैं। हम ऑलरेडी सेस और सर चार्जेस का डिफरेंस हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो मेक श्योर दैट आप वो पूरे देखें, सो दैट आपको सही समझ में आए और सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो। सर चार्जेस वो ज़माने में भी वो लोग अपने दिमाग में सोच लिए थे, और तब सर चार्जेस को बोला जाता था परस्वाम, ठीक है। तो अभी जो भी हम देखे हैं ये स्लाइड में और ये स्लाइड में, ये पूरे टैक्सेशन इन एंशंट इंडिया में थे। उसके बाद में मुगल मिडिवल इंडिया में, तो हम अभी उसकी सिलेबस छोटी होने के वजह से उतना डिटेल अपन नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, ब्रिटिश के ज़माने में, सो दैट हमें कंटिन्यूटी मिले। ये तो एंशंट इंडिया में था, मिडिवल में भी था, ठीक है। तो अब अभी देखेंगे हम कि ब्रिटिश के ज़माने में किस तरीके के टैक्सेशन सिस्टम थे। टैक्सेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आज के जो ज़माने में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंडिया फॉलो करता है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर के पास भी पावर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, स्टेट के पास भी पावर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के पास भी है टैक्स कलेक्ट करने के पावर्स। ये पूरे पावर्स किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है। तो फेडरल यूनिट्स के पास फाइनेंशियल पावर्स है, इसलिए हमारे कंट्री को हम बोलते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म भी हमारे कंट्री में है। तो क्या ये फिस्कल फेडरलिज्म जो भी था, ओके, जो भी मैं पढ़ाया था, क्या ये इंडिपेंडेंस के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन लिखते जब उनको दिमाग में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलरेडी वैसा सिस्टम बना के रखा था, वही सिस्टम को हम एवॉल्व करे थे, दैट्स ऑल, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश के पीरियड में भी सेंटर टैक्स कलेक्ट करती थी अलग अलग, और प्रोविंशियल टैक्स कलेक्ट करती थी अलग अलग। मगर मतलब क्या है, सेंटर के पास ऐसे टैक्सेस है जो वही कलेक्ट करती थी, प्रोविंशियल मतलब जब स्टेट्स के पास वही टैक्सेस है जब वही। तो यहाँ पे भी टैक्सेशन कलेक्शन यहाँ पे भी अलग अलग दो यूनिट्स को दिया गया था ब्रिटिश के ज़माने में। इसको ही हम फास्ट फॉरवर्ड करके और एवॉल्व करके और क्रिस्टलाइज करके अच्छे से बनाए हैं। तो देखेंगे ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिश की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती थी? कस्टम, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ही करती है। इनकम, आज भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स ही कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन, आज भी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, सेंट्रल कॉर्पोरेशन टैक्स। एक्साइज ड्यूटी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। साल्ट ड्यूटी अभी तो है नहीं, ठीक है। प्रोविंशियल टैक्सेस में लैंड रेवेन्यू, आज भी हमारे स्टेट के पास ही पावर है कि लैंड के ऊपर रेवेन्यू वो कलेक्ट करें। स्टेट एक्साइजेस भी लगते हैं, वो स्टेट के ही है आज भी। स्टैम्प ड्यूटी भी स्टेट ही कलेक्ट करती है आज भी। रजिस्ट्रेशन टैक्स भी स्टेट ही कलेक्ट करती है आज भी। तो आप देख सकते हैं जो वो सिस्टम था, इसमें और थोड़े टैक्सेस ऐड हुए हैं, इसमें और थोड़े टैक्सेस ऐड हुए हैं। फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट। तो बेसिकली हम बहुत बड़ा इवॉल्व कर चुके हैं हमारे टैक्सेशन सिस्टम को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट इसकी जेनेसिस हुई थी यहाँ से ही। और थोड़े भी लगाते थे सी कस्टम ड्यूटी, ओके। एक एक्ट था, वो एक्ट के 1987 के एक्ट के हिसाब से पहले बात सी का बहुत यूज़ होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो वहाँ पे सी से आईएसओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर एक टैक्स लगता था। वो टैक्स ये एक्ट के थ्रू ही गवर्न किया जाता था। 1987 है ये,
ओके, टैरिफ एक्ट भी था। टैरिफ एक्ट वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा देते थे, उनके हिसाब से थोड़े आइटम्स होते थे, वो आइटम्स के ऊपर टैरिफ टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। 1934 में कस्टम एक्ट, 1962 नॉर्मल कस्टम एक्ट भी था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये सी कस्टम एक्ट था, ये नॉर्मल कस्टम एक्ट था 1962। देखिए अभी हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में बेसिकली आज भी क्या है मालूम, देखिए इनकम टैक्स है। इनकम, मैं तेलंगाना में रहता हूँ और मेरी सैलरी यहाँ पे आती है, बट मैं बन का रहा हूँ पैसे में बन रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मगर मैं लैंड किसकी यूज़ कर रहा हूँ, तेलंगाना की। मैं पानी किसका पी रहा हूँ, तेलंगाना का। मैं सांस किसकी ले रहा हूँ, तेलंगाना की एयर की, राइट। मैं फिर हर चीज़ जो भी मैं रोड यूज़ कर रहा हूँ तेलंगाना की, राइट। मैं तेलंगाना में मेरा पूरी ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ, हैदराबाद में मेरी पूरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मेरा जो भी इनकम आता है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बन रहा हूँ। तो हमारे तो रेवंत रेड्डी सर, हमारे सीएम सर तो बोलेंगे ये तो नाइंसाफ़ी है, ठीक है। अगर हमारे पास रह के आपको बने तो हम कैसा चलाएं गवर्नमेंट, हम कैसा करें पूरे डेवलपमेंट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये टैक्सेस तो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसमें से कुछ पार्ट जो कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन वो जो रिकमेंड करते हैं, थोड़ा परसेंटेज ऑफ जो भी परसेंटेज ऑफ वो जो भी डिवाइड करो बोल के बोलते हैं टैक्सेशन, वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन स्टेट को दिया जाता है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है उसको फाइनेंस कमीशन बोलती है कि इतना परसेंटेज स्टेट को दे देना। इसको बोलते हैं हम डेवल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवल्यूशन, मीन्स नथिंग बट taxes collected by the center and distributed among the state according to the recommendation of finance commission। तो ये फाइनेंस कमीशन हर 5 साल लगती है और हर 5 साल के बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं कि 40% या 32% या 25%, उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि इतना सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देना चाहिए पैसा टू द स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी उनको आया। तो क्या ये डेवल्यूशन का प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस या कॉन्स्टिट्यूशन लिखते खुद बनाया गया था? नहीं, ब्रिटिश के ज़माने में भी डेवल्यूशन होता था। मतलब क्या, जब ब्रिटिशर्स के सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्सेस कलेक्ट करती थी, तो जब वो टैक्सेस में जितना पैसा आता था, सम पार्ट ऑफ दैट मनी अगेन विल बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट को देते थे वो लोग, जब भी प्रोविंशियल काउंसिल्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देते थे। सो बेसिकली जो भी सिस्टम इवॉल्व हुआ है उसकी जेनेसिस ब्रिटिश के ज़माने से होती है। जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारे कंट्री में टैक्सेशन का, वो ब्रिटिश के जैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट बजट के बारे में पढ़ेंगे, हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। 25-30 टैक्सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में जीएसटी पढ़ेंगे। बजट 1 फरवरी फर्स्ट वर्किंग डे में रिलीज होने वाला है। ये 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बजट का मैं इंच पढ़ा दूंगा आपको। सो मेक श्योर दैट एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, और याद ये रखना है कि अभी तक जो भी 9 पार्ट्स हुए हैं पूरे पढ़ के आइए, ठीक है। थैंक यू।